अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इस 10 बजे से लेकर 12 बजे तक में बहुत सारी बातें होंगी और साथ साथ मौसम की अपडेट्स भी होंगी, क्योंकि शहर जो कायद है उसका मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है और बहुत अच्छा हो गया है। ठंडी हवाएँ चल रही हैं। सुबह जब जो है ना, सुबह का आगाज़ होता है, आप जब घर से बाहर पहला कदम निकाल रहे होते हैं तो जो स्कॉचिंग हीट में जब आप निकल रहे होते थे तो आप सोच रहे होते थे कि यार ये 7:30-8 बजे इतनी गर्मी, इतनी धूप क्यों। तो वो अब आज एहसास हुआ कि यार शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त बादल हैं, बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ही जो है ना वो रिफ़्रेशिंग सी आपको फीलिंग आती है, आपकी तबीयत जो है वो अच्छी महसूस होती है आपको। इस सारे मौसम में जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि सबको सुबह उठना ज़रूर चाहिए, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी 5-10 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्दी है और आप इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, और ये मेडिटेट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ भी करेंगे और साथ साथ आज की कहानी पर भी नज़र डालेंगे। तो देखते हैं कि आज की कहानी क्या है। तो ये कहानी एक बहुत बड़े और खुशहाल गांव की, जहां अमन और मोहब्बत की खुशबू हमेशा महसूस की जा सकती थी। उस गांव में एक बुजुर्ग शख्स रहते थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। बाबा अब्दुल्ला को गांव वाले उनकी नेकी और ईमानदारी की वजह से बहुत इज्जत देते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। लोग दूर दूर से इसमें शिरकत करने के लिए आए। मेले में रंग बिरंगी दुकानें, फूलों के स्टॉल्स और झूले लगे हुए थे। बच्चे खुशी खुशी घूम रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल नज़र आ रहा था। बाबा अब्दुल्ला भी मेला देखने चला गया, और जैसे ही वो मेले के सेंटर में पहुंचे उनकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो बीच में बैठा हुआ रो रहा था। बाबा अब्दुल्ला ने उसके करीब जाकर उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरी गेंद खो गई है, मैंने अभी नई गेंद खरीदी थी। बाबा ने कहा, फिक्र ना करो, अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है, अगर हम नेकी करें तो भी अल्लाह ताला हमें कभी मायूस नहीं करता। तो बाबा ने बच्चे को उठाया और उसके साथ मेले में चलने लगा। रास्ते में उन्होंने एक दुकानदार को देखा जो गेंद फरोख्त कर रहा था, और बाबा ने दुकानदार से गेंद खरीद कर उस बच्चे को दिला दी। बच्चे की आंखों में खुशी की एक चमक आ गई, और इस चमक देखकर बाबा ने कहा, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद सुन ली, तुम्हारी दुआ सुन ली, हमेशा सब्र के साथ दुआ करो और भलाई का इंतज़ार करो। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला और सिखाया क्या गया कि नेकी और सब्र जो है वो इंसान को हमेशा फ़ायदा पहुंचाती है। अच्छा, इस कहानी से मुझे भी एक कहानी याद आ गई, छोटी सी बात याद आ गई, लेकिन मानों का तारुफ कराऊंगी, उसके बाद आपको ये बात बताऊंगी। मेरे साथ इस वक्त जो है वो शो का हिस्सा होंगे मिराज अख्तर साहब, वेलकम टू द शो, और जो है वो अयाज राना साहब भी होंगे, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? कैसे हैं? उनसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? मैंने क्या जरा बता दें, पहले आप बता दें भाई। अच्छा, मैं देखिए, आपने जैसे शुरू में बोला ना कि जब आदमी एक दिन अच्छा रेस्ट मिल जाता है तो उसको मौसम भी अच्छा लगता है, उसको चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, वो आता है सबको फिर मशवरे भी देता है कि भाई सुबह उठें, ये करें। जो पूरे हफ्ते काम कर रहे होते हैं ना, उनसे पूछो, उनको सुबह शाम हर वक्त मौसम जो है ना वो एक जैसे ही लग रहा था। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। आपको हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलती? एक दिन मिलती है, संडे को मिलती है, बीच में एक एक्स्ट्रा जो मिल जाती है लोगों को, वो छुट्टी के बाद जब लोग आते हैं तो फिर वो ऐसी बातें करेंगे ना मेराज भाई कि नहीं। देख रहे हैं आप, तबीयत खराब है। मेरे से बेचारे मेराज भी अच्छे इंसान है जिन्होंने आके खैर खैरियत पूछ ली, वरना आप तो इतनी भी मुरव्वत नहीं कि क्या हुआ, मैं क्यों हम नहीं जिस दिन आपने छुट्टी की हमने उसी दिन पूछ लिया आपके प्रोड्यूसर से कि आज क्या बात है कि कोई नया चेहरा बैठा हुआ मॉर्निंग शो क्यों कर रहे हैं। हमने पहले पूछा, हमने आते ही, और आपके प्रोड्यूसर इस बात की गवाही देंगे। और आपका जब वो केक कट रहा था उस वक्त भी हमने आपके प्रोड्यूसर से पूछा कि आपका केक कट रहा है, आपकी मेन होस्ट तो है ही नहीं, आपने केक कट गया कल? भाई शुजा की सालगिरह थी ना। शुजा, आपको यही नहीं पता कि शुजा तुम्हारी सालगिरह थी बेटा, तुमने बताया भी नहीं। ये देखे, वो चलाया था शुजा को, बर्थडे विश किया था। वो तो पूरी उसने अपनी मॉडलिंग की तस्वीरें लगवा दी थी यार, ये सब कब हो गया यार? और बाकायदा केक भी कटा है, बाकायदा केक कटा गया, केक आया हम लोग चला के देखो। मीटिंग में नहीं बताया इसने कि परसों मेरी बर्थडे है या कल मेरी बर्थडे है। ठीक है, सही है। अच्छा, क्या पता मैं तोहफा ले आती शुजा, तुम्हारा नुकसान हो गया है तो बहुत बड़ा। क्यों महराज भाई? नुकसान तो है, बताना चाहिए था भाई। असल में ये रिकॉर्ड है कि जब भी कोई गैर हाजिर एंकर होता है ना तो उसके साथ आप हाजिर होते हैं। नहीं, मैं मेरी जगह पे मैं नहीं था। कल नहीं थे ना, तो इसी बात का आपको दुख है कि जो है ना आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिला। तो महराज भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने तो भरपूर तरीके से उसकी सालगिरह मनाई है कल, और केक भी खाया हमने साथ यार। कहाँ है वो सब फुटेज? दिखाओ, शो दिखाओ। देखा नहीं, देखना पड़ेगा क्या है। नहीं, शो में केक नहीं कटा, केक तो नहीं उसमें, आई मीन शो में नहीं था, हमने कैंटीन में बैठ गए, बहुत कैंटीन में हुआ, ब्यूरो चीफ के साथ हमने केक खाया, नए ब्यूरो चीफ के साथ। यस, सही। तो चले जी, ये तो सारी। अच्छा, मैंने कहानी से एक रिलेटेड कहानी मेरे पास भी छोटी सी ना, और बहुत रेलिवेंट है इस बात से, लेकिन बाबा ने अब्दुल्ला की गेंद खोलने पर
उसको जी दिलाई क्या, एक और गेंद दिलाई तो क्या हुआ। हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, और होती भी है और हमें करना भी चाहिए। मुझे इससे अपनी एक प्रैक्टिस का होंगी याद आ गई, अपने एक्सपीरियंसेस भी हम यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, और वो चीज़ें जो कि दूसरों को भी मदद कर सकें। तो हुआ ये कि हम मदीने में थे और मस्जिद नबी के सहन में बैठे हुए थे, और अब तो तसरी लेके आपको जाना पड़ता है अंदर, तो उसकी बड़ी दगोदौड़ चल रही थी और इंतज़ार हो रहा था। अभी आप होकर भी आए महराज भाई, तो वो बड़ा ज़रा लाइनें लगती हैं उसके लिए, और फिर इंतज़ार होता है, फिर आप तसरी दिखाते हैं, अंदर जाते हैं। तो मेरी जो देवरानी है वो लाइन में लगी हुई थी, और मैं जो है वो बच्चों को लेके बैठी। मैं कहती तुम्हारी बारी आएगी तो मुझे भी घुसा के ले जाना, मेरी तसरी तुम लेके लाइन में लग जाओ। तो हुआ ये कि मीन वाइल, अच्छा वहाँ पे ना वो टॉफ़ियाँ बांट रहे होते हैं, चीज़ें तस्बियाँ ये सब, तो हमने भी वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें दिलाई कि आप जो है वो तस्बियाँ दें और ये सब। तो वहाँ जो है वो अपनी 2-3 गाड़ियाँ लेकर वहाँ जो उन्होंने वहाँ से खरीदी वो लेके बैठे हुए थे। तो एक बच्ची आई बहुत क्यूट, छोटी थी वहाँ से, तो वो गाड़ी से खेलने लगी। उसने उसको तस्वीर थमाई वहाँ ने कि ये ले और जाए, तो वो उसको पसंद ही नहीं आ रही थी और उसने गाड़ी मांग ली। मतलब खेलते खेलते, तो मैंने कहा आप इसको दे दो, कोई बात नहीं ना, आप अभी बाहर निकलोगे तो आप और ले लेना। तो उसने वो दोनों गाड़ियाँ किसी ना किसी तरीके से मुहाब ने वो बच्ची को, छोटी भी थी, क्यूट भी प्यारी थी, हाँ मतलब समझ के, अच्छा मामा मैं दे देता हूँ। मैंने कहा अल्लाह ताला आप जब आप देंगे ना तो अल्लाह आपको और देंगे। अच्छा वो ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पे, उसने वो गाड़ी दे दी। बाहर निकल के उसने मांगी भी नहीं कि मुझे अब आप दोबारा दिला दें या कुछ भी, वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर कुछ ही 1 आध दिन गुजरा इत्तेफाक से, और ऐसा हुआ कि क्योंकि आपको पता है मदीने में तो शॉपिंग ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो बाज़ार भी साथ ही हैं। हम वहाँ पे गए और मुहाब ने उसके बोला नहीं कि मुझे उस दिन गाड़ी दिलाई थी, तो वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बस मुहाब ने जो है वो गाड़ियाँ पसंद की और वो गाड़ियाँ उसने वहाँ से ले ली। फिर जब वो होटल आया बाद में, तो उसने कहने लगा देखा माँ मैंने 2 गाड़ियाँ वहाँ पे अपनी बच्ची को दे दी थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे कितनी ज़्यादा कार्स जो है ना और दिला दी, तो वो ज़्यादा थी क्वांटिटी में। तो मैं उसको देखा, मैंने कहा हाँ बेटा, आप अल्लाह ताला ने देखो आपको उसका रिवॉर्ड दिया कि आपके पास अगर 2 थी, अगर आपने किसी को 2 दी तो अल्लाह ताला ने आपको बढ़ा के और ज़्यादा दे दी, और ये आपका रिवॉर्ड है जो कि अल्लाह ताला ने आपको दिया। किसी ना तो कह रहा तो मुझे बब्बा ने दिलाई। मैंने कहा वो तो कोई ना कोई वसीला तो अल्लाह ताला बनाते हैं, लेकिन ये है कि आप तक आपकी जो पसंदीदा चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है। तो हम सबको अपने बच्चों को जब बचपन से हम ये ट्रेन करेंगे कि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, किसी के लिए कुर्बानी देंगे, किसी को अपनी चीज़ शेयर कराएंगे, तो वो अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड में आपको डबल करके और बेहतर करके किसी ना किसी सूरत में ज़रूर देगा। तो ये चीज़ अपने अंदर भी शामिल कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत के अंदर भी शामिल कीजिए, तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा, और वो किस्सा उसको आज तक याद है। तो वो अक्सर ज़मीन की ये बात ही कुछ और है कि आप जो ख्वाहिश करते हैं ये बड़ा, ये आपने उस पूरी जगह पे, चाहे मक्का में हो या मदीने में, आपकी एक ख्वाहिश आप सिर्फ जाहिर भी ना करें, सिर्फ सोचने के काश ये अगर हो जाए, वो विद इन आपके ट्रिप में वो चीज़ आपको या उसी घंटों में कुछ हो जाती है, या वहाँ दुआ ऐसे और अल्लाह इतने करीब होते हैं आपसे कि आपकी हर चीज़ वहाँ पे जो है वो कबूल हो जाती है। बड़ा ही कोई सुकून और बहुत ही कोई अपनी फरमाइशों का वो जो है ना वो जगह है, बड़ा ही कोई आपने जो वाक़या से है। तो मैं तो आप सहन का बोल रही हूँ तो मैं वही सहन में पहुँच गया था। हाँ, बड़ी वहाँ पे ना खाली बैठने का भी एक अपना ही सुकून और बहुत मज़ा है सुकून, बहुत सुकून। आप इबादत ना भी कर रहे हो ना तो आप बैठे होते हैं तो ऑरा ऐसा है, वो कहते हैं ना हर चीज़ का एक ऑरा होता है। और फिर हम जिस मौसम में गए वहाँ मदीने में तो बारिश हो रही थी, तो वो आप यकीन करें, आपने वो दुकानें बोली, मुझे पूरा वो नक्शा आ गया, बाहर निकले और दुकानें शुरू हो जाती हैं गलियों में, वही नई बिल्डिंग्स बनी हुई शुरू की। तो अच्छा इतना चलना होता है वहाँ मदीने में। मक्का में तो आप यकीनन थकते हैं क्योंकि तो वेदर ऐसा है और फिर मक्का का एक अलग ही जलाल है, वो सारी चीज़ें। लेकिन मदीने में जो है ना, महराज भाई आप भी चले होंगे, आप तो मक्का में भी खैर बहुत चले होंगे, अभी आज करके आए, लेकिन मदीने में चलने की थकन नहीं है। आप कितने ही, मुझे ऐसा लगता हम चलते थे, बच्चा मेरे साथ मुहाब था वो पैदल, लेकिन हमें कोई थकन नहीं थी। अच्छा वहाँ पर रूटीन में वैसे भी आप देखते हैं ना कि जाहिर सी बात है, आप खाली जब अपने होटल से निकलते हैं हाँ हरम में जाने के लिए मदीने में, तो सैकड़ों और हज़ारों लोग चल ही रहे होते हैं। एक तो वो होता है कि भाई बहुत सारे लोग चल रहे हैं तो उसमें आपको पता नहीं चलता, और दूसरी बात ये है कि जब आप वहाँ जाते हो तो एक अंदर से एक फीलिंग होती है, एक जज्बा भी होता है जिसकी वजह से आपको थकान नहीं होती है। जो आपने मक्का का जिक्र किया, तो मैं आपको ये बताऊँगा मक्का में भी थकान नहीं होती है। अच्छा जी ठीक है, गर्मी है वहाँ पर और जलाली शहर भी है वो, हाँ, बहुत है। ठीक है, खाने काबा है वहाँ पर, लेकिन आप जितना भी वहाँ पर मूव करेंगे ना और जितने भी वॉक कर लेंगे, तो जब आप रात को सोएंगे ना तो सुबह आप फ्रेश उठेंगे। क्योंकि आप अपने वतन में आके, अपने घर पे आके इतना फ्रेश नहीं उठ सकते जितने वहाँ पर आप उठेंगे। चाहे आपने 10 किलोमीटर की जो है वॉक की, थोड़ी नींद में भी अच्छी सुकून वाली बात बस है ना, बात सुकून की है, सुकून की बात है।
यही बात है। जाहिर सी अच्छा बरकत, अब इतनी सारी बातें आ गई तो ये फैक्टर हम नहीं भूल सकते कि बरकत का फैक्टर बहुत है। मैंने बहुत, सऊदी में बिल्कुल। देखा कि इतनी बहुत, बरकत है। माशाल्लाह। एक तो वक्त में मेरे लॉज वहीं रहते हैं, रियाद में है, तो हमने मक्का से रियाद तक भी सफ़र किया। आपको पता है ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, 1-1.5 दिन आपको लगता है, तकरीबन कुछ ज़्यादा ही घंटे लगते हैं। तो हमने पूरा सफ़र कर लिया, हम आ गए, खाना खा, मतलब फिर भी रात में लाइक 10 बजे थे। मैंने कहा यहाँ अगर कराची में तो आप निकलें तो अगले दिन के 10 बज जाएँ, तो यूँ टाइम गुजर रहा होता है, पता नहीं चल रहा होता। इसी तरह पैसों में कि हमें शॉपिंग के लिए भी मम्मी पापा ने एज गिफ्ट जो है ना वो पैसे दिए। मैंने कहा ये तो इतने खर्च दिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन ये पैसे ख़त्म नहीं हो रहे, क्या है, क्या पढ़ के दिया। तो लाइक इतनी माशाल्लाह उसमें बरकत थी, तो मैं हैरान थी वाकई कि वक्त में बहुत बरकत है, वहाँ के खाने में बहुत बरकत है, और वहाँ की जो है ना वो पैसे में भी बहुत बरकत है कि आप देखें इतना स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन आपको मुझे इसका बड़ा मज़ा, अब मैंने जो उम्रे किए 2 दुबई में रहते हुए किए, और बाय रोड गए हम, हमेशा जब भी गए दुबई से गाड़ी चला के गए, तो पूरा जो हमारा सफ़र रहा है वो बाय रोड रहा है। और हम शहर शहर रुकते हुए, रमज़ान में एक अलग जो शहर की है ना, हमने तो जब बाय रोड निकलते हैं तो आपको तो जगह जगह रुक के, अच्छा वहाँ सबसे अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको, जो मस्जिद, वहाँ के रेस्ट जो है वो आपकी, जो बीच में नमाज़ पढ़ती है तो आप जब मस्जिद में रुकते हैं तो वही आपका रेस्ट है, वही आप सब चीज़ें करते हैं, या फ्यूल डलाने के लिए रुकते हैं। तो वो बड़ा शहर का बड़ा मज़ा है। हम लोग रियाद भी घूमे, हम सारे जितने शहर हम बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये अगर कहा जाए ना कि वहाँ सिर्फ बरकतें ही बरकतें हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ बरकतें हैं। मैं और मोहसिन इत्तेफाक से इस हवाले से बात करते, हम गाड़ी ड्राइव करते, अजान हुई, हम बहरीन में मस्जिदों की बातें करते कि ये मस्जिद कब से, वो जो मस्जिद वो बड़ी वाली बन रही, तुमने कहा स्टार्ट हो जाएगी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होंगे और नमाज, तो हम ये डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो मीनवाइल उसने कहा यार हम लोग तो मस्जिदें तलाश करते हैं, लेकिन सऊदी में ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि हम लोग अभी हाईवेज़ पे भी ट्रैवल कर रहे थे तो अजान का जैसे नमाज तो अब तो खैर मोबाइल में भी आपको पता लग जाता है, तो जैसे ही टाइम होता था किसी एक शख्स ने भी अगर गाड़ी लगा के, वो पहला शख्स खड़ा हो गया है रोड पे ही साइड में नमाज पढ़ने, तो कहता था कि कभी मैंने ऐसा नहीं देखा रमशा के 5-6 से लेकर 12 लोग उसके साथ सफ़ में ना खड़े हो जाएं। कोई ये नहीं देख, सब गाड़ी लगाएंगे, रोकेंगे, वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक ने शुरू कर दिया, नमाज का वक्त हो गया तो लोग गाड़ियाँ लगाना शुरू करते हैं और उसके साथ सफ़ में शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर ही नमाज पढ़ते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है ना हाईवेज में ये बड़ा अच्छा होता है कि एक जमा जैसे 5 लोगों की शुरू हो गई, 3-4 लोग फिर जमा हो गए तो वो एक और जमात शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा उसको समझा नहीं जाता है, चीज़ें ऐसी होती नहीं। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप 4 से 5 लोग हों तो अपनी एक जमात बनाएं और वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। इसी बात के साथ यहाँ पे बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हम सब ने आपसे शेयर की हैं। आपकी भी कोई मेमोरीज़ हो तो हमें फ़ोन करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। तो जनाब आज की टॉप स्टोरीज पर भी नजर डालते हैं कि आज के जो स्टोरीज हैं और जो खबरें हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जिन अस्पताल में कई बरस से 1000 से ज़ायद जो है वो पोस्टें खाली हैं और हमने देखा कि मौजूदा तिब्बी और जो गैर तिब्बी अमला है उसकी तादाद में कमी से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और मुतादिद डॉक्टरों को इंतजामिया ने इंतजामी ओहदों पर फाइज कर दिया है। तो OPD जो करने वाले डॉक्टर्स हैं उनमें शदीद किल्लत हो गई है और आपको पता है कि जिन अस्पताल जब आप जाएँ तो कितनी बड़ी तादाद में मरीज़ आ रहे होते हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो है वो OPD में डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, उसके बावजूद एक रश लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मसला है कि पोस्टें खाली हैं, डॉक्टर्स हैं नहीं, पैरामेडिक्स हैं नहीं और मरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कराची में मरीज़ों के मुफ्त इलाज के लिए एक और फलाही अस्पताल कायम हो गया है और रीजेंट प्लाजा में जो चेंज करने के बाद SIUT में उसको तब्दील कर दिया है। तो SIUT ट्रस्ट के हवाले बिल्डिंग भी कर दी गई है और जो है वो अहम शाहराह पे यकीन हम देख रहे होते हैं, शाहराह फैसल पे ये वाक़ है। SIUT बिल्डिंग अब इसको हो गया है और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 400 कमरों के साथ ये जो अस्पताल है ये ऑपरेशनल हो जाएगा और जो है वो मुआहदा हो चुका है इस हवाले से, अब स्टार्ट भी होने वाला है ये। इसके अलावा दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल में मुबैना तौर पर खरबों रुपए की करप्शन का मामला सामने आया है। नैब ने कौमी इदारे बराए अमराज़ क़ल्ब की मौजूदा इंतज़ामिया से साबका इंतज़ामिया का जो तमाम रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। 4 अरब रुपए का रिकॉर्ड है जो कि मांगा गया है। तनख्वाहों और दीगर जो अहम रिकॉर्ड है, भर्तियाँ किस तरह से की गई हैं, वो सारा रिकॉर्ड इसमें शामिल है और उन्होंने कहा है कि NICVD 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो उन्होंने मोहलत मांगी कि हम सारा रिकॉर्ड आप तक पहुँचा देंगे। इसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो ताजिर मुतहरिक हो गए हैं और ताजिर रहनुमा बिजली के बिलों के खिलाफ दोबारा एहतजाज का ऐलान करेंगे और उन्होंने कहा है, कर भी दिया उन्होंने इस हवाले से, उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त को रीगल चौक पर शाम को 4 बजे तमाम जो ताजिर तंजीमें हैं
वो एहतजाज करेंगी और कराची शहर में जो है वो इस एहतजाज को फैलाया जाएगा आगे जाकर। इसके अलावा मुर्गी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। एक हफ्ते में मुर्गी 100 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गई और 700 रुपये फ़ी किलो पे जो है ना वो इस वक्त चिकन की प्राइस पहुंच चुकी है। इसके अलावा जी हमने देखा है कि कराची में पानी के टैंकर्स भी दुगनी कीमत में फ़रोख्त हो रहे हैं। टैंकर मिल जाए तो बड़ी बात है, प्राइवेट टैंकर चलवाने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से और वाटर कॉर्पोरेशन की तरफ से अगर आप मंगवाएंगे टैंकर तो वो तो आपको नायाब ही रहेगा। तो फ्री टैंकर जो है वो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और पानी की मांग में भी इजाफा हो गया, तो पानी है नहीं। इसके अलावा कराची में बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का कहा गया है और मुसाफिरों को मुफ्त जो है वो शटल सर्विस देने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से कहा गया है कि मुसाफिरों के लिए पुराने बस अड्डों से मुफ्त में जो है वो शटल सर्विस चलाई जाएगी और मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए 14 अगस्त से ये सर्विस शुरू की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ जो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे जहाँ से ये मुफ्त सर्विस फराहम की जाएगी और ये हाईवे के पास ले जाकर इन्होंने जो स्टॉप्स हैं वो बनाए जहाँ से हम देखेंगे कि बसों के अड्डों से ये लोग डिफरेंट जो शहर हैं वहाँ तक जा सकेंगे। इसके अलावा माली साल 2023 और 24 में हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में जो है वो 1020 अरब रुपए वसूली की है और ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो रिकॉर्ड है उसमें 76% जो लेवी है पेट्रोलियम लेवी उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के लिए सबसे बड़े नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में सामने आई है और 580 अरब रुपए जो है वो इससे साल 2022 और 23 में इकट्ठा किए गए थे। अगर हम 23 और 24 का जो है वो डाटा उठाकर देखें तो कहाँ 580 और कहाँ 3050 अरब रुपए जो है वो जमा किए गए हैं सिर्फ लेवी की मद में, क्योंकि इजाफा इतना हो चुका है। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं कि भाई ये इतना जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन नहीं है, क्या है, तो इसका इम्पैक्ट ये ठीक है अयाज अच्छा इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है इकॉनमी पे या ये आवाम की जेबों पर ही बोझ है? देखिए ये लेवी वैसी एक 10 रुपये का तो मज़ीद इजाफा 60 रुपये थी, अब 70 रुपये पे हो चुकी है। अगर लेवी पे अभी भी हुकूमत के पास एक गुंजाइश बाकी है कि 10 रुपये मज़ीद इसमें बढ़ा सकती है। अच्छा, जब जहाँ ये बात आ रही है कि लेवी, क्योंकि फेडरल हुकूमत की अपनी सवाबदीद है, ये जो टैक्स जमा होता है ये डायरेक्ट फेडरल हुकूमत के पास जाते हैं। लेवी जो है वो फेडरल हुकूमत का टैक्स है, वो इसमें सूबों में इसका कोई किरदार नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई टैक्स कलेक्शन होती है वो सूबे कलेक्ट करके वफाक को देते हैं। तो ये लेवी एक वाहिद टैक्स है जो फेडरल हुकूमत खुद जमा करती है और इसके पैसे जो हैं वो वफाक के पास जाते हैं और इसमें सूबों का कोई अमल दखल नहीं है, ना इसमें उनका कोई शेयर है। तो लेवी जो है उस पर इसलिए हुकूमत का फोकस होता है कि वो जो फेडरल इदारा है, क्योंकि वो उनके पास जाती है, वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए फ़ौरी तौर पे, और ये जिस तरह से पेट्रोल रोज़ की मद में आपका इस्तेमाल होता है, वो कंज्यूमर जैसे आप दूध दही लेते हैं इसी तरह पेट्रोल भी आपका रोज़ की कंज्यूमर आइटम है। तो वो रोज़ ही उनके पास जो है अरबों लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लेवी की मद में जमा होकर चले जाते हैं, जिसका डाटा आपके सामने अभी आया है। तो ये हुकूमत की अपनी सवाबदीद है कि वो जल्द से जल्द पैसा इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही इसका शुमार किया जाता है कि लोगों की जेब से इनडायरेक्टली ये टैक्स निकाल लिया जाए। अगर ये हुकूमत ना लगाती तो सोचें कि 1 लीटर पे 70 रुपये तो वैसे ही कम हो सकते हैं अगर लेवी ज़ीरो कर दी जाए, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि अब वो आप IMF के प्रोग्राम में हैं और आप ये बता चुके हैं कि हम तो मज़ीद इसमें इजाफा करेंगे, इसमें कमी नहीं कर सकते। इम्पैक्ट हो ये कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा होता है तो ये कुछ तो फिक्स चीज़ें जो कि लगनी और उसके बाद आदमी मार्केट के मुताबिक हम जो वो रेट फिक्स कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहती हैं महाराज भाई, जिसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर ही आता है। अच्छा, वो जो एक आपने देखा होगा गुज़िश्ता हुकूमतों में कभी कभार सब्सिडी भी दी जाती थी इस हवाले से तो वो भी इस लेवी की वजह से दी जाती थी, इसमें कमी कर दी जाती थी। बाकी जो इंटरनेशनल रेट होता था वो तो ज़ाहिर सी बात है अप डाउन चलता रहता था। लेकिन बात यह है कि अगर इतनी बड़ी अमाउंट हुकूमत को मिल रही है और हुकूमती ख़जाने में जा रही है तो इसका कुछ नज़र भी आना चाहिए हमें कि भाई कुछ बेहतरी की सूरत हाल हो। लेकिन अफसोसनाक मामला तो यही है कि कुछ नज़र नहीं आता। अब उसकी वजूहत या तो यही है कि आपने इतने ज़्यादा कर्ज़े ले रखे हैं कि उनकी अदायगी और उनकी सूद की अदायगी के मामलात में जो है आवाम की जो है खून पसीने की कमाई को, मतलब उनका जो जितना भी माल है वो इसी तरह जा रहा है बेचारों का। चाहे वो आप के इलेक्ट्रिक वाले मामलात में ले लें, मुख्तलिफ टैक्सेस के मामलात में ले लें, तो फ्यूल के मामलात में भी जा रहा है। तो एक इसका कोई रिज़ल्ट ज़रूर आना चाहिए और ये जो सूरत-ए-हाल अभी मुसलसल कई सालों से हमारे यहाँ चल रही है, इसको बेहतरी की जानिब अब जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि कब तक लोग परेशान रहेंगे, क्योंकि अब तो लोगों ने इस बारे में सोचना भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है महंगाई पहले लोग सड़कों पर निकल आते थे, अभी जैसे जमात इस्लामी धरना भी दिए हुए है और एहतजाज भी कर रही है, लेकिन अब एक आम आदमी में वो सकत नहीं रही है। जो आम लोग हैं वो कहते हैं यार कि पहले मैं इतना इंतज़ाम कर लूँ कि मेरी फैमिली और मेरे बच्चे खा पी लें और अपने घर के अखराजात कर लें, तो वो सड़कों पर भी नहीं निकल पा रहे। मायूसी बहुत ज़्यादा है, मायूसी फैली हुई है। क्या कहते हैं अभी ये इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि हम मेडिटेशन या जो है एहतजाज की जो है वो इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा कि ताजर बरादरी ने भी एहतजाज का ऐलान किया और कह रहे हैं कि तमाम ताजर मिलकर एहतजाज करेंगे। अब ये भी नहीं कि चलें भाई टिम्बर मार्केट वाले निकल आए या ऑल कराची ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन, अब उन्होंने कहा जी हम सब निकल के एहतजाज करेंगे। दूसरी बात ये कि इस वक्त हम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बहस देख रहे हैं। बांग्लादेश का सिनेरियो हमारे सामने आ चुका है और उसको लोग कंपेयर कर रहे हैं अब पाकिस्तान की सिचुएशन से। तो मीम्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ। तो सुबह सुबह मैं जब देख रही थी तो मेरे ख्याल से हॉट टॉपिक यही था। बात वही है कि हमारे यहाँ बेसिक, वहाँ पे भी बड़ी बेसिक आप जो एहतजाज हो रहे थे वो इसीलिए कि कोटा सिस्टम, जॉब्स ना होना, एक कोटा सिस्टम के ऊपर देखें हम, और तलबा ने स्टार्ट किया। तो हमारे यहाँ तंजीम थी जिसने काम किया और सड़कों पे। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करेंगे कि अभी हमारे यहाँ भी एहतजाज है, अभी जमात इस्लामी के एहतजाज का जिक्र किया, आउटकम क्या है इस पर बात होगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जाने से पहले हम बात करते हैं एहतजाज के वाले से। ताजर बरादरी कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है, एक बांग्लादेश का भी एहतजाज है, एक हमारे यहाँ एहतजाज हो रहे हैं। तो हमारी तो कोई सुनने वाला तो है नहीं, लोग आवाम सड़कों पर फिर भी है। देखें जो जमात इस्लामी जो सबसे जाके बात रुक रही है वो रुक रही है IPPs के मामले पर जाके। IPPs का मामला हुकूमत जो है वो डर रही है कि इसके ऊपर जो है लॉ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं कि वो अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो हम कर नहीं सकते। अगर हमने कर दिया तो दोबारा नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोग इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होंगे, डोनर्स ममालिक आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारा फोकस है। अगर हम बैरूनी जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट जिनके IPPs या जो इनके पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनको अगर हमने माइनस कर दिया या मुल्क से निकाल दिया या उनके ऑडिट्स करा दिए तो फिर कोई नया इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगी। सबसे बड़ा खौफ हुकूमत का इस वक्त ये है, जिसकी वजह से जो ये IPPs का मामला, जहाँ जमात इस्लामी इस वक्त यही बात बोल रही है कि जिनके 10 नुकात हैं उसके अंदर सबसे सरे फहरिस्त जो IPPs वाला मामला है वो उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने मज़ीद आज बोल दिया कि लाहौर, पेशावर, वहाँ पे धरनों की तादाद बढ़ा वो दी। सारी बातें अपनी जगह ठीक जितना है, आप लेकिन कर मेरा लें। एक सवाल बहुत डिफरेंट मैं उसमें पर्सपेक्टिव में कर रही हूँ कि देखिए सारे मुतालबात वही जो कि आवाम के हक में, बिजली, गैस, पानी, यही ताजर बरादरी भी कह रही है, यही जमात इस्लामी भी कह रही है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो यही, मैं तो आपको बता रहा हूँ, हुकूमत का मसला ये नहीं हो सकता। ये आउटकम कोई भी नहीं है। देखिए हमारे यहाँ एहतजाज होना मामूल बनता जा रहा है, ठीक है। अब जमात इस्लामी को आज मेरे ख्याल में 5वां या छठा दिन हो गया शायद, नहीं 11वां दिन होगा, नहीं गवर्नर हाउस पे, यहाँ मैं कराची की बात कर रहा हूँ। तो अब कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों में जो मायूसी है ना वो इस चीज़ की है कि भाई अगर हम एहतजाज के लिए निकलते भी हैं, प्रोटेस्ट करते भी हैं और अपने हक़ के लिए हम कह भी रहे हैं और हम सही भी हैं, समझते हैं कि भाई हम सही हैं, तो उसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से इतनी सरमहरी है, इतना मतलब कोई एक्शन नहीं, कोई उनको दिलासा भी नहीं है कि चलें ठीक है जी कोई मुज़ाकरात कर लेते हैं, कोई मामला को आगे बढ़ाते हैं। अब IPPs वाला जो मामला है वो भले अगर उनको अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो ये ज़्यादती वाली बात नहीं है कि एक अगर पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है और उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आवाम की जेब से लेकर जो है वो उनको दे दिया जाए, तो ये है तो बहुत बड़ी ज़्यादती। अगर यानी हर तरह से आप आवाम को बटोर रहे हैं ना। अभी हमने लेवी की, पेट्रोलियम लेवी की बात की, 70 रुपए पर जो है लीटर पे आप दे रहे हो, यहाँ पर आप IPPs के चार्जेस दे रहे हो। बिजली में भी हमने देखा कि फलाना टैक्स और ढमाका टैक्स। जमातों के अंदर जो लोग मौजूद हैं और जिनके वो IPPs हैं वो दस्तबरदार हो जाए ना, छोड़ दें, 4-5 लोग ही छोड़ दें ना। बड़े बिजनेसमैन जो अपने इस मुल्क से कमा रहे हैं उनके भी IPPs हैं, वो छोड़ दें। बिजनेस कम्युनिटी जो इतना शोर मचा रही है उनके लोगों के भी हैं, वो छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सियासी जमात के जो बड़े लीडरान हैं उनके 2-2, 3-3 है, वो छोड़ दें। हम नहीं कह रहे चलो आप चाइना को नहीं छोड़ो, आप किसी और बाहर की इन्वेस्टमेंट, कतर को नहीं छेड़ो,
आप भाई जो आपकी लोकल बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो क्यों नहीं कदम बढ़ा के बोलते जी हम दस्तबरदार होते हैं, ये हम कौमी ख़जाने में जमा करा दें, हमारे ये रकम हमने इसी मुल्क से कमाया, ये कौमी ख़जाने में ले लो, ये IPPs हम इस आवाम को दिया, हमने तोहफे में दिया, 77 साल से हम इस मुल्क की आवाम का खून चूस लिया हमने, ये अब हमारी तरफ से तोहफा है इस 14 अगस्त पे आवाम को कि ये जो हमारे IPPs हैं ये हमने हुकूमत को दे दिया और ये आवाम के लिए। क्यों नहीं बढ़ते भाई? जो बातें इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी के लोग आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी दौड़े लगवाते हैं, बोले ना अपने साथ लोग के बैठ के अपने साथियों को जिनके साथ बैठ के रात की शादियों में बैठ के दावतों में बैठते हैं, बोले ना उनके अंदर जुर्रत करें, खुद हमारे टीवी पे हमारे उस चीज़ों पे तो बोलते हैं, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को क्यों नहीं बोलते कि आप लोग जो लीडरान जो सियासी लीडरान बैठते हैं रात को हर जगह जब कह के मारते हैं, क्यों नहीं बोलते कि भाई तू छोड़ दे, अपने तूने 77 साल लोगों का आवाम चूस लिया ना, अब हमें छोड़ दो, तुम 8 जहाँ 40 30 32 हैं उसमें से 5 भी अगर छोड़ देते हैं कौमी मफाद के खातिर तो क्या फर्क पड़ता है उनको, उनकी नस्लों के पैसे कम हो जाएंगे ना, उन्होंने तो जिंदगी गुजार ली और तो अब नस्लों के लिए पैसे जमा करके छोड़ के जा रहे हैं ना भाई, पहली नस्ल जो मेरी होगी उसको भी हो गया, दूसरी नस्ल उसकी आने वाली उसके लिए भी पैसे जमा हो गए, तीसरी नस्ल को हो गया, अगर दुनिया का चक्कर खिला दूंगा तब भी पैसे बच जाएंगे। अब तो वो इस कंडीशन में उनकी अगर जायदादों के ऑडिट करो तो उनके पास तो इतना पैसा है। सवाल तो वही है ना कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है IPPs में या उनके जो है वो कैपेसिटी पावर प्लांट्स हैं नहीं, लेकिन बात यह है कि वही वाली बात है कि प्रेशर बिल्ड करने के लिए सिर्फ ये एहतजाज या ये अलामती एहतजाज हैं क्या है, लेकिन बहरहाल नहीं आवाज़ उठाते तो भी हम तनकीद करते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं तो भी आउटकम नहीं है। तो कोई समझ बात बिल्कुल सही है याज की भी कि भाई आप हल निकाले जा सकते हैं लेकिन है नहीं ना, हमारे यहाँ फोकस नहीं करते उस तरह से, तो ये मसला है। दूसरी बात ये कि चिकन प्राइसेस में क्यों इजाफा हो रहा है भाई, 100 रुपये जो है पर केजी प्राइसेस बढ़ रही हैं, सारे चिकन 700 रुपये किलो, बल्कि शायद इससे ज़्यादा भी होगी कई इलाकों में, क्योंकि वो ये तो वो रेट्स होते हैं जो सरकारी या फिर उनकी एसोसिएशन की जानिब से जो जारी किए जाते हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही बेच रहे हैं। असल में चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है शहर में, सस्ता भी होता है और आसान भी होता है, ज़रा ख़वातीन के लिए बड़ा आसान होता है, मैंने यही सुना है कि वो जल्दी गल भी जाता है, तो इसलिए उसके जो है इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब इसमें हमने ये देखा कि जब मर्ज़ी आती है जो इनके फार्मर्स हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं, रातों रात बढ़ाते हैं वो भी रेट, हमें दूसरे दिन पता चलता है कि अचानक जो है वो 350 से 400 हुआ, 400 से 500 हुआ, फिर 600 और 700 रुपये हो गया। अब ये काय के लिए नई वेव है जो पैसे बढ़ा, वेव नहीं है कि बरसात सिंध में ज़्यादा हुई, खैरपुर और इधर से जो माल आ रहे थे वो मुर्गियाँ मरनी शुरू हो गई, नहानी निकल गई थी, नहाने नहीं वो उनकी आमाद ज़्यादा हुई जिसकी वजह से अब वो डिमांड की और सप्लाई कम हो गई। बरसात में फार्म के अंदर ही होंगी ना, बरसात में जो उन्हें खुला छोड़ दिया था, बारिश एंजॉय कर रही थी, उन्हें नमूनिया हो गया, क्या हो गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना, यहाँ मौका चाहिए, सिर्फ यहाँ पे मुनाफाखोर को मौका दिखना चाहिए, गर्मी की लहर हो, गर्मी में हीट वेव में मर गए या पानी ज्यादा आ जाए। हम इतने मुहिब्बे वतन और मुखलिस हैं कि हर चीज़ को बहाना और हर चीज़ को जवाज़ बनाकर जो है ना सिर्फ आवाम की ही गर्दन पर जो है वो पैर रखते हैं, महंगाई की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, बस हल की तरफ नहीं बढ़ते। तो बाहर मुझे तो ब्रेक की तरफ बढ़ना है। एंड थैंक यू सो मच अयाज राना साहब, आपने हमें वक्त दिया, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ, और मैं अयाज आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अगले सेगमेंट में आपको ज्वाइन करेंगे। जनाब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा कि अभी हमने देखा कि शहर भर के अंदर शजरकारी मुहिम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से इस हवाले से बात हो रही है, और ये कहा गया है कि इस दफ़ा टारगेट हुकूमत का ये है कि 14 लाख के करीब जो है वो दरख्त लगाए जाने हैं। जब भी मैं ये बात करती हूँ तो साथ साथ ये भी बात ज़रूर करती हूँ कि हमारा अपना बतौर शहरी जो है वो कंट्रीब्यूशन क्या है और क्या होना चाहिए टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो मैंने हमेशा ये बात कही, हर दफ़ा जब भी हमने ट्री प्लांटेशन के हवाले से शो किया या जो है शजरकारी मुहिम का जिक्र किया अपनी ख़बरों में कि हम बतौर शहरी दरख्त लगाने का काम में कैसे हिस्सा ले सकते हैं और हमें अपनी सोसाइटी में कैसे दोबारा से कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, ये गलियाँ ये मोहल्ले हमारे हैं। अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उसका आउटकम हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो उस तरह से नहीं आ सकता सिर्फ हुकूमत के कंधों पर छोड़कर। तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो मुराद सोनी साहब मौजूद हैं
और आप चीफ ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग भी हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो आप ट्री प्लांटेशन के हवाले से जो है वो शहर भर में जो है वो काम कर रहे हैं। तकरीबन 25 से 35 हज़ार तक के जो दरख्त हैं वो करीब लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा जो 2000 के करीब CCTV कैमरास का जाल है वो बिछा चुके हैं, ताकि जो शहर में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है या जो हम देख रहे होते हैं कि शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रही होती है कि हमारे जो लोग हैं वो गैर महफूज हैं, तो उसके लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। मुराद सोनी साहब को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। और महराज भाई भी हमारे साथ में शामिल गुफ्तगू होंगे। अब से कुछ ही दिन पहले जब महराज भाई ने हमें बताया था कि इस तरह से काम हो रहा है, तो मैंने आज जिक्र किया था शो में कि ज़रूर बुलाइए मुराद साहब को, ताकि हम भी जान सकें कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। और कोई भी शहर में अगर अच्छा काम कर रहा है या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए, ताकि वो आएँ और अपने बारे में बताएँ भी और हम उनसे कुछ सीखें भी। तो वेलकम टू द शो मुराद साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर चुके हैं और आगे क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर और साफ प्लान है कि ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसके हमने 3 जो है ना मेन टारगेट रखे हुए हैं। सही। ये कराची शहर साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमारा शहर हरा भरा होना चाहिए, और हमारा जो शहर है वो स्ट्रीट क्राइम से पाक होना चाहिए। ये 3 गोल्स हमारे सामने हैं। वेरी नाइस। तो इस वक्त हमने 2 पे काम किया ज़्यादा, एक तो कराची में दरख्त लगाने पे और कैमरे लगाने पे, जिस तरह आपने कहा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं कि ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है। सही। कराची को, शहर को आप अपना एक घर समझें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ सिर्फ जो वाज़ेह कमी है वो शहर की, वो ये है कि यहाँ का शहरी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। ओनरशिप अगर आप इस शहर की लेंगे, दुनिया में जो भी आप कंट्री देख लें, जो भी शहर देखें, वहाँ के लोगों ने इसकी ओनरशिप ली है। ओनरशिप का मतलब ये होता है कि आप कचरा बाहर ना फेंकें, सड़कों पर उठा के कचरा ना फेंकें। देखिए, हम जाते हैं हुकूमत की तरफ, हमने इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट अपनी मदद आपके तहत रखा हुआ है कि दरख्त हम अपनी मदद आपके तहत लगा रहे हैं। हम जो कैमरे लगा रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत लगा रहे हैं। यानी हमारे 15 प्रोजेक्ट हैं, हमने तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर उस पर खर्च कर चुके हैं। अच्छा। कि स्ट्रीट क्राइम किसी तरीके से ख़त्म हो। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम आए हैं कि ये शहर हमारा है। देखिए, अगर हम इसमें ये रहते हैं कि यह सेफ सिटी आएगा, हमारा काम नहीं है, ये काम, ये हुकूमत जो भी है, जैसी भी, हमें पढ़ना ही नहीं है। देखिए, एक दरख्त लगाते हैं तो ये आप इबादत है, सदका जारिया है, आप यही समझ के कर लें, आप फ़र्ज समझ के भी करें, और ये शहर का कर्ज है। अगर आपने इस साल दरख्त नहीं लगाए, ये दरख्त ऐसा नहीं कि आपने आज लगाए कल मौसम सही हो जाएगा, ये दरख्त 2-3 साल लेगा। वो भी अगर आपने 5-6 फीट के, जो हम बता रहे हैं कि दरख्त अगर आपको लगाने 5-6 फीट के लगाएं, और दरख्त लगाए ना, इसको पाल लें अपने बच्चे की तरह, और 2 साल पालें। अगर आपने इस शहर की ओनरशिप नहीं ली तो ये ओनरशिप कोई बाहर से, चाइना से, जापान से कोई नहीं लेगा। सफाई आपने करनी है, दरख्त आपने लगाने हैं। ये 2 काम हम इसीलिए कह रहे हैं कराची के शहरियों को। देखिए, कराची के शहरियों में एक बड़ा कमाल है कि कराची के शहरी बड़े पुरजोश होते हैं। दुनिया, आप देखिए, कहीं भी पाकिस्तान में फ्लड आता है या कोई ज़लज़ला आता है, ये ट्रकों के ट्रक जा रहे होते हैं। उसी बुनियाद पे इस शहर की को इस वक्त ज़रूरत है दरख्त लगाने की। आपके साथ कौन लोग ऑन बोर्ड है? बिजनेस कम्युनिटी ऑन बोर्ड है या किस तरह के जो है ना वो लोग आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कराची के हमारे तकरीबन 150 से करीब बिजनेसमैन हैं। सही। जो ऑन बोर्ड है। हमारे पास वो बिजनेस में ज़्यादातर ऑन बोर्ड है जो आपको किसी मीडिया में नज़र नहीं आते हैं, जो मतलब है कि उस किसी इदारे में नहीं है। हम हुकूमत से किसी तरह की हेल्प ना लेते हैं और ना लेना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमारी जायज़ परमिशन है कि हमें अगर रोड पे लगाना है, हमें पार्क में लगाना, उसकी परमिशन दी जाए। हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमने जो टारगेट लगा रखा है कराची के दरख्त लगाने का, हमने एजुकेशन इदारों को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, क्योंकि वो उसका स्कूल का बच्चा भी होता है, वहाँ माली होता है, वहाँ पानी भी होता है। तो आप देखिएगा, चाहे वो IB हो, चाहे आखान कॉलेज हो, चाहे सिराजुद्दौला कॉलेज हो, चाहे उर्दू साइंस कॉलेज हो, चाहे डेंटल कॉलेज हो, हमने सब जगह दरख्त लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये अपना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसको मजीद कैसे जारी रखा जा सकता है और क्या क्या हो सकता है, इस पर मजीद भी बात करेंगे, बट आफ्टर द हेडलाइंस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो महराज भाई, हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आया, लेकिन हमने अभी जब कुछ दिन पहले भी हम बात करते, सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल हो गया, अभी फिर 3 अरब समथिंग रुपए जो है वो जारी कर दिए, फलाना हो गया। तो क्या ये वाकई इतना मुश्किल काम है? और अगर इन्होंने भी अरबों रुपया लगा दिया है शहर में, और आपने बताया भी कि 15 थानों के साथ एफिलिएशन है, कोलैबोरेशन है, और जो कैमरे लगाए गए हैं वो फुल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हैं कि नंबर प्लेट्स पढ़ के और सारे डाटा के साथ कनेक्टेड हैं, और आपका पूरा जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी क्राइम में इस्तेमाल हुई, कहाँ से चोरी हुई, क्या हुआ।
तो जब इतना काम ये एक प्राइवेट जो है वो कैपेसिटी में कम्युनिटी पुलिसिंग वाले कर सकते हैं, तो हमारी फोर्सेस को क्या हुआ है? तो देखिए, हमारे यहाँ जो अफसोसनाक पहलू है वो यही है कि जो काम हुकूमतों को करना चाहिए, जैसे कि दूसरे ममालिक में करती हैं हुकूमतें, तो उस तरह से हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा, आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक और शहर देखेंगे ना, तो वहाँ पर कम्युनिटी पुलिसिंग हर जगह पे आपको मौजूद मिलेगी। कम्युनिटी के बगैर पुलिसिंग नहीं चल सकती है, ठीक है ना। तो ये जब दोनों मिलते हैं आपस में, तो उसके बाद जो है माशरे में सुधार काफ़ी पैदा होता है। जब जाहिर सी बात है, जब लोग साथ होते हैं, एक दूसरे पर एतबार करते हैं, तो बात आगे बनती है। हमारे यहाँ मामला एतबार का भी है। हमारे यहाँ पुलिस को अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे साथ भी अगर कोई अल्लाह न करे वारदात हो जाएगी, तो मैं पहले से ही इस चीज़ को फील करूँगा कि यार मिलना तो है नहीं। हाँ, अब खाम मैं वहाँ जाऊँ और उसके बाद में चक्कर लगाऊँ, और फिर पुलिस वाला मुझसे ये कह रहा हो कि यार वो हमारी मोबाइल में पेट्रोल नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे कुछ पेट्रोल डलवा दें तो हम कुछ काम कर लें आपके लिए, और होना हवाना कुछ नहीं है। तो इससे एक बहुत ज़्यादा हमारी कराची के शहरी जो है वो तो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने काम किया तो इनकी बात बहुत अच्छी है कि ये एक तो बेलौस काम कर रहे हैं, जो बात मुझे बड़ी पसंद आई इनकी। मेरी इनसे काफ़ी बरसों से शनासाई भी है, और मैं ये बात देख भी रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहते हैं, हमें पता होता है कि किसका जो है कहाँ फोकस कहाँ है, किसके क्या खांचे हैं, ये सब चीज़ें सेटिंग्स हैं। हाँ, कराची तो की इन ज़बान लोगों में का मामला ये है कि ये इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन्होंने सिर्फ अपने बिजनेसमैनों को साथ मिलाया हुआ है, इलाके के लोगों को साथ मिलाया हुआ है, उन्हीं से फंड्स को जो है वो जनरेट भी करते हैं, और फिर वहीं उनके लिए काम भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अब अगला काम जो है ना, अगला कदम वो पुलिस का है। अगर आपको 2000 से ज़ायद कैमरे लगा के दे दिए गए हैं, और फिर उन्हीं में ANPR कैमरे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो शनाख्त कर लेते हैं नंबर प्लेट को गाड़ी से या मोटरसाइकिल के से, और उसमें पता चल जाता है कि भाई ये क्राइम में मुलविस है। तो उसमें इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है हमने ये देखा है कि अभी भी तकरीबन 100 से 150 गाड़ी और मोटरसाइकिलें रोज़ाना शहर से चोरी या छीनी जा रही हैं। कल ही हमने रिकॉर्ड चलाया CPLC का। हाँ। तो इस एक महीने में, जुलाई के एक महीने में 3870 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है वो इस शहर से गई हैं। तो इस हवाले से पुलिस का क्या आपके साथ कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन है, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए शहर में अमन की सूरत हाल को मुरासब क्या काम हो रहा है, और पुलिस का आपके साथ जो है वो इश्तराक कैसा चल रहा है? देखिए, पुलिस के साथ तो एक हमारा भरपूर ताउन तो है ना, इसलिए हम थाने में बैठ के अपने दफ्तर बना रहे हैं, हमारा दफ्तर रन कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी को इंगेज किया हुआ है। लेकिन बात ये है कि आज तक हमारा इशू ये हुआ है कि हमने पुलिस पे इन्वेस्ट नहीं की, और पुलिस को मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ लेकर ही नहीं गए। हाँ। दुनिया में आप कहीं जाए, कहीं पुलिस नज़र आती है आपको? मॉडर्न पुलिसिंग है ना, कि कैमरे की मदद से देख रहे होते हैं कि वो एक जगह कमांड कंट्रोल बन जाता है, वो देख रहे होते हैं कहाँ वारदात हो रही, कोई इंसिडेंट होता है तो फ़ौरन पुलिस पहुंच रही होती है। हमने पुलिस को मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि पुलिस का तो है अब, लेकिन सिर्फ ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी हुई है, टेक्नोलॉजी जब हमने अभी जो इंट्रोड्यूस करवाई है, ये कोई नई हमने कोई नई चीज़ नहीं लेकर नहीं आए। हमने दुबई का मॉडल देखा, अमेरिका का मॉडल देखा, हमने कहा यार ये क्राइम इस तरह ख़त्म हो सकता है, वो हम चीज़ लेकर आए हैं। अब सिर्फ ये है कि पुलिस, यकीनन देखिए, सीनियर जो पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं वो चाहते भी हैं। अब एक्चुअली क्या है कि चाहने से अब नहीं होगा काम, अब काम करने से होगा। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं शहर अच्छा हो जाए। अब चाहने से तो कोई चीज़ नहीं होती ना, अब करने का, अब सिर्फ अमल का है। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अब हमने एक पूरा डिज़ाइन किया है कि NPR कैमरे की मदद से किस तरह गाड़ी का होगा। अब 2-3 घंटे के पहले स्नैप चेकिंग शुरू कर दें, इसके अंदर ये गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाए, तो अब देखिएगा कि मुझे उम्मीद है कि हम दिसंबर तक जो है ना, अभी 3-4 महीने और मस्जिद लगेंगे कि हमारा 100 कैमरे का एक जाल बिछ जाएगा, ये इसी कैमरे का पूरे कराची में। वो तो 2000 कैमरे एक अलग है, लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरे की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर 100 कैमरे कराची शहर में लग जाएँ तो आप देखिएगा कि तमाम स्ट्रीट रोड जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, ये सब हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपने कहा कि आप भी बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ मौजूद है, और लोगों को किस तरह से इंगेज किया जा सकता है, जो लोग कंट्रीब्यूट भी करना चाहें, हम लोग के साथ शामिल भी होना चाहें, क्योंकि ये तो वही वाली बात है कि हर शख्स को किसी एक बिज़नेस कम्युनिटी या किसी एक के कंधे पर जिम्मेदारी नहीं। बताओ शहरी तो मेरे और मेराज भाई के कंधे पे भी जिम्मेदारी है कि हम इस शहर से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इसका हिस्सा है, हमारा घर है, हमारा मुल्क है, तो हमारी कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकती है, और लोग किस तरह से जो है ना वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो शामिल कर सकते हैं। देखिए, एक जिस तरह हम दो कम्युनिटी को हम दो हिस्सों में लेके चलते हैं। एक तो बहुत रिच लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जिनके लाखों रुपए की इनकम है, एक तो वो है।
उनके रखा हुआ है कि आप हमारे साथ इस तरह जुड़े। Investor हमारे बन यहाँ जाए। देखिए, हमारे यहाँ है ना पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं है। CPK वो वाई जिसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। CPK में ये है कि आप इंटरेस्टेड है, हमने देखा कि आप एक मतलब पैसे वाले लोग, हम आपसे कहेंगे ये कैमरा, ये मॉडल, ये कैमरा आप हमें दे दें, हमें कैमरा लगाना है आपके इलाके में। अच्छा, ठीक। एक वो है जो बेचारे एक नौकरी पेशा है, इस तरह के लोग हैं, उनको हम सिर्फ ये कहते हैं यार एक काम करें, यार अपने घर के बाहर एक दरख्त लगा दें। सही बात है। 500 का खर्चा है ना, 300-400 का खर्चा है, एक दरख्त लगा दें। सिर्फ दरख्त न लगाएं, इसको बढ़ा कर भी। अच्छा, वो दरख्त आपसे कोई मिनरल वाटर नहीं मांग रहा है, वो दरख्त मांग क्या रहा है कि जो आपको जूठा पानी ना वही डाल दें भाई इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो वो दरख्त को एक संभाल लें। आप लोगों से ये हमारी तरफ। लेकिन जो कारोबारी हजरात है, जो बड़े लोग हैं, हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप हमें, हम जो कैमरे का मॉडल कर रहे जो बता रहे हैं, जो 100 कैमरे लगाने जा रहे हैं, हम कैमरे का मॉडल देते हैं, कैमरा दें, लोकेशन भी आप बताएं कि भाई मेरी फैक्ट्री है, यहाँ लगना चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई कि हम कैमरे में आप दे, मैं अपने घर पे लगाऊंगा, मैं अपने मोहल्ले में लगाऊंगा। हम तो कैमरा बोलते हैं कि जहाँ आप कहते हैं हम वहाँ लगाते हैं। सही। लेकिन कैमरे का आप जो है ना, अब एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाए। अब ये जो 10,000 वाले कैमरे का काम नहीं है। अगर बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कोई भी इंडस्ट्री एरिया देख लें, नॉर्थ कराची देख लें, साइड देख लें, कोरंगी देख लें, सबने कैमरे का लगाएं अपनी फैक्ट्री के बाहर। कहाँ लगाए? लेबर के बोले कि लेबर काम करेगी नहीं कर रही है, स्ट्रीट खाली रखी हुई है। अगर स्ट्रीट भी रखी है तो सिर्फ गेट तक। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ इस शहर में, हम समझते पूरे मुल्क में लेता हूँ ना, 2 चीज़ की कमी है। जो मेरा जो 30-40 साल का एक्सपीरियंस है सोशल लाइफ का, एक कम्युनिटी जो है ना, ऑनरशिप है, नंबर 1। सही बात है। और नंबर 2, हम लोगों को इंसाफ देना शुरू करें। देखिए, अगर आपने इंसाफ देना ना शुरू नहीं किया ना, तो ये फिर वो किसी आदमी को चीज़ नहीं रहेगी। अच्छा, इंसाफ का मतलब अदालत ही नहीं है। एक SHO भी इंसाफ देगा, उस प्लेटफॉर्म से SHO लेवल पे आप इंसाफ देना शुरू करें, SP लेवल पे देना शुरू करें, किसी डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक पे जाए वो हमको इंसाफ देना शुरू करें। जब तक आप इंसाफ उस लेवल पे लेके नहीं जाएंगे ना, तो चीज़ें खराब तरह हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और इंसाफ की डेफिनेशन, जैसे मुराद साहब ने भी कहा ना, सबसे बेस्ट यही है कि अगर मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ और मैं अपने मुखलसाना तरीके से यहाँ पे आके रोज़ाना काम ना करूँ और जो है वो इंसाफ ना बरतूँ अपनी नौकरी के साथ भी, अपने पेशे के साथ भी, तो आप देखेंगे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो वही वाली बात है कि हर शख्स अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता है और कितना ऑनेस्ट है और कितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है, यहाँ से जो है ना वो आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी में बेहतरी आना शुरू होती है। ये ना सोचें कि हुकूमत इदारे कुछ करते हैं नहीं करते, आप जो अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। तो देखेंगे हालात तब्दील होंगे, वक्त तब्दील होगा और सोसाइटी तब्दील होगी। थैंक यू सो मच मुराद सोनी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको उसमें मज़ीद कामयाबी दे। और हम तो देखना चाहते हैं कि हमारे शहर की सूरत हाल बहुत बेहतर हो, और जो लोग भी इस तरह से कुछ भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको ज़रूर प्रमोट करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएँ। महराज भाई, आपने भी निशानदही की, हमें बताया कि आपका भी शुक्रिया। एक मैसेज दे सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो? जी जी, ज़रूर दीजिए। देखिए, हम कराची के शहरियों को बोलते हैं कि आप 14 अगस्त का वेट ना करें। हाँ, आप अपने घर के बाहर एक फ्लैग और एक दरख्त लगाएं। जो दरख्त जो है वो आपकी नस्लों को बनाएगा। बिल्कुल, बस इतनी सी बात थी सिर्फ। ये पिछले साल भी हमने देखी थी ड्राइव के, भाई 14 अगस्त पे पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, लेकिन हमें वो लगे हुए नज़र ना आए। तो जिन्होंने पिछले साल नहीं किया, इस साल कर लीजिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, हो सकता है अगर हम सब करना चाहें। इसी बात के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जनाब, आज हमारे सेगमेंट में जो मौजू है वो ये है कि हम सब जो है ना वो ज़िंदगी में यकीनन पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे की हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब बात यह है कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ज़िंदगी में, एक तो हम बहुत सारी बातें करते हैं ना कि पैसे, आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा ही ये बात ज़ेर बहस है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, लाखों डॉलर मिनटों में कैसे बनाएं, और बहुत कुछ आसान लग रहा होता है हमें। सोशल मीडिया में हम जो वीडियोस देखना शुरू करते हैं तो एक थंबनेल से ऐसा लगता है आज देखा कल मैं देखो कैसे हज़ारों डॉलर कमाऊँगा। तो क्या वाकई इतना आसान है? और पैसा कमाने के ज़रायों पर भी हम अक्सर शोज़ करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो ये है कि ज़िंदगी में पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। वक्त की ज़रूरत बन गया है और आपको जो है वो अपने सोशल स्टेटस को बेहतर करने के लिए भी चाहिए। बड़े बूढ़ों से हम ये समझते थे ना कि जी रिश्ते अहमियत रखते हैं, पैसा अहमियत नहीं रखता, पैसा तो आ ही जाता है। लेकिन क्या ये वाकई इन सब बातों में हकीकत है? और प्रैक्टिकल लाइफ और इस वक्त जिस तगोदौ में हम लगे हुए हैं,
तो ये इसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। तो जानेंगे, एवेल्युएट करेंगे, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद होंगे, उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली रज़ा खान साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं। वेलकम टू द शो। और साथ साथ मेरे साथ बिस्मिल्लाह परवेज़ भी मौजूद होंगी। आप NLP ट्रेनर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना, सबसे पहले कि जी ज़िंदगी में पैसा, और पहले के बुज़ुर्गों से जब हम सुनते थे ना, बेटा पैसे की कोई अहमियत नहीं है, वक्त की बहुत अहमियत है, रिश्तों की बहुत अहमियत है, और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, हो जाता है। और हमने देखा उनके ज़माने में हो भी जाता था, लेकिन आज के दौर में मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सिचुएशन तब्दील हो गई है। क्या हमारा आइडिया ऑफ परसेप्शन चेंज हो गया है? बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, डिमांड्स बहुत चेंज हो गई हैं, क्या हो गया अभी हमारे साथ? देखें, दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ माशी निज़ाम हम फॉलो करते रहे हैं, उसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर आप देखें तो जो माशी निज़ाम हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर भी यही हुआ है कि दौलत एक तरफ को चली गई है। यानी आपके 90% के पास जो है, अगर 1% जो है वो दौलत है, तो बाकी जो 1% है उसके पास पूरी 90% दौलत है, और पूरी दुनिया में इसी तरह से है। दूसरी चीज़ जो है, हम जो अपने बचपन में कहते थे कि बरकत मांगे आप, कम पैसा होता था, एक कमाने वाला होता था, 8-10 लोगों की फैमिली होती थी, वो अफोर्ड करता था। आज क्या हो गया है कि आज अगर आप देखें तो मियाँ बीवी हैं, 1-2 बच्चों की फैमिली है, तो वो भी दोनों जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनकी वो स्टेटस को भी नहीं मेंटेन कर पाते। तो हम कहीं ना कहीं इल्ज़ाम देते हैं जी महंगाई हो गई है, लेकिन हमारी डिज़ायर बहुत बढ़ गई हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे के अंदर आप देखें तो हम जो हैं वो कुछ हमारे, आई एम सॉरी टू से, कुछ जो आपने इंट्रो में भी कहा, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे ऐसे हैं जो शॉर्टकट्स बताते हैं। तो जो यंग जनरेशन है वो इन शॉर्टकट्स की तरफ चली गई है। इससे कोई इनकार नहीं है कि पैसे की अहमियत नहीं है। आप कुछ भी करना चाहें, आप दीन की तबलीग करना चाहें तो उसके लिए भी आपको, और आपके दीन में भी पैसा कमाने से ममानियत नहीं है। आपको कहा गया है कि भाई तिजारत करो, पैसा कमाओ, ज़िंदगी में अपने सोशल स्टेटस को बेहतर करो। तो और इस्लाम देखिए आपको वे ऑफ लाइफ देता है, उसके अंदर वो बताता है कि आप किस तरह से पैसा कमाएं, हलाल पैसा कमाएं, और उसके साथ साथ को फिर आपको ज़कात का निज़ाम उसके अंदर मौजूद है कि जो आप कमा रहे हैं उसमें दूसरों का भी हक़ है। बिल्कुल। तो जितना आप अर्न कर रहे हैं उसके अंदर आप दूसरों को भी जो है उसका हिस्सा देंगे। लेकिन हुआ यहाँ पे क्या है कि हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर 0 पे 0 बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा स्टेटस को है। मतलब मेरे पास गोल्ड कार्ड है, आपके पास प्लाटिनियम आ जाएगा तो फिर मैं कहूँगा नहीं, मेरे पास भी ब्लैक कार्ड होना चाहिए। तो स्टेटस, आपके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरी भी ख्वाहिश होगी। तो ये हम इस दौड़ के अंदर लग गए हैं, और ये दौड़ जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। देखें, नॉर्मली जो माशरे के 3 हिस्से हैं, एक मिडिल क्लास है, एक अपर या एलीट क्लास है, और एक लोअर क्लास है। जो माशरा बनता है वो मिडिल क्लास से बनता है, और मिडिल क्लास ही जो है वो अक़दार को आगे लेके जाता है, चाहे माशरती हो, माशी हो, चाहे मजहबी हो। एलीट, आई एम सॉरी, उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता, और पुअर बात कर रहे थे कि जी पैसा कमाने पे तो बहुत सारी बात हो रही है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो इस माशरे में कैसे अपने आप को जी सर्वाइवल दिखाए अपना, और कैसे इज्जत बनाए और कैसे इज्जत कमाए। भाई रिश्ते भी नहीं मिल रहे जिनके पास जो है ना वो पैसा नहीं है, तो चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, तो कैसे जो है ना वो आपका सर्वाइवल है इस वक्त जिसके पास पैसा नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ों से मैं, जैसे अभी बिस्मिल्लाह कह रही थी कि ऐसे लोग जिनके पास हम समझते हैं कि वो हकीर हैं, पैसा नहीं है, हम उनकी इज्जत नहीं करते। इसमें 2 बातें। कुछ ऐसे लोग हैं रमशा के वो काम तो बहुत ही ऑड जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा है, तो माशरा फिर भी उनको इज्जत नहीं दे रहा। जो इस वक्त स्क्रैप का कारोबार कर रहा है, जो कबाड़िया जिसको आप कहते हैं, उसके पास पैसा बहुत है, हो सकता है मुझसे आपसे कहीं ज़्यादा पैसा, बट लेकिन माशरे में उसकी इज्जत नहीं है। इसी तरह दूसरी चीज़ ये है कि हम जो अपने बचपन में जब हमारे पास धोबी आता था तो हम उसको, हमारे वालिदैन ने सिखाया था, बेटा इसको चाचा को, कोई काम वाले आते थे आप कहते थे जी उसको खाला को। तो वो चीज़ें, वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्म्स होती थी, आज आप इस कदर हो गए कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने किसी मेट को या ड्राइवर को साथ लेके जाते हैं तो आप अपने साथ बिठाना भी नहीं चाहते। ऐसी बात। हमारे घर के कुछ मुलाजमीन ऐसे होते थे कि जो हमें बहुत अरसे बाद पता चलता था कि अच्छा ये हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है, ये हमारे रिलेटिव नहीं है, ये कोई और हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। सही बात। लेकिन वो इस तरह से हमारे
घर के अंदर हमारे साथ फैमिली में मशवरों में हर चीज़ में शामिल होते थे कि हमें लगता था कि वो हमारे रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं। अब तो जी कहते हैं कि जो घरों में काम करने वाले उनको उनके नाम से पुकारो ताकि जो है ना फ़र्क वाजे रहे। मैंने यहाँ पर तक भी देखा है। और फिर वही वाली बात कि खाने वाली बात, साथ में टेबल पर ना बिठाने वाली बात, वो भी इस तरह से थी कि अभी मैंने रिसेंटली ये देखा और बहुत तकलीफ़ हुई मुझे इस चीज़ को देख के, जो वाली बात आप कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फैमिली थी और लाइक जिस तरह से उन्होंने खाना ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में, तो जी लग रहा था कि उनको पैसों का कोई मसला नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली आई हुई है, खाना खा रहे हैं और सब कुछ आपकी जो है वो टेबल पर मौजूद है। तो आप यकीन करें कि मेरा दिल उस वक्त जो है ना बहुत दुखा भी और मुझे हुआ भी कि यार मैं ही इसको कुछ दे देती हूँ। बच्ची उनके साथ वहाँ पे घर की कोई मुलाजमा होगी तो वो सामने बैठी हुई थी टेबल पर, तो उनमें से किसी ने भी, मतलब ख़वातीन भी थी, बच्चे भी, बड़े भी, जेंट्स भी, किसी ने भी उसको एक रोटी, ज़रा सा सालन या कोई भी चीज़ आप खा रहे थे तो उसमें से आपने किसी ने भी उसको कोई एक चीज़ ऑफ़र नहीं की, एक बोटी तक ऑफ़र नहीं की। आप बारबेक्यू एंजॉय करें, वो करें, वो कोने में बैठी, उसी टेबल पर बैठी रही। तो मतलब मैं है ये भी नहीं कि आप कहते हैं ना चलो साइड में हो जाओ, दूर हो जाओ, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, इतना सा भी आपको एथिक्स नहीं है। और पैसा आपके पास इतना है कि कम से कम ही 30-35 हज़ार रुपये का बिल उस वक्त वहाँ पे बना होगा, तो बस लेकिन आप एक रोटी, एक चपाती और एक बोटी उस बच्ची को नहीं खिला सकते थे। तो मैं मतलब हैरान, मैं आई वाज लाइक यार मैं इसको दे दूँ तो पता नहीं कहीं फड्डा ही ना हो जाए अभी। तो यानी ये आपकी इक़दार है, जो बात बार बार अली कह रहे हैं कि हमने अपनी जो नॉर्म्स हैं उनको। आपको क्या लगता है कि ऐसे पैसे वाले लोग हैं, आप क्या उनकी इज्जत करेंगी? नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही, मेरा तो दिल इतना, मैं यकीन करें मैं 4 ही दिन को जाके सुनाऊंगा तुम कौन लोग। तो ये चीज़ है कि ये इज्जत, फिर ज़ाहिर है मेरा इसी बात पे फिर इख्तिलाफ है कि ज़रूरी नहीं है पैसा ज़रूरी है, इससे कोई दूसरी बात नहीं है। क्योंकि जैसे आप सब बात कर रहे हैं कि बग़ैर पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर यहाँ तक आना भी है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, आपको ड्रेसअप होना है, आपको गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, बहुत सी चीज़ें आपने करनी है। तो कुछ भी है, चाहे स्टेटस मेंटेन करना हो, चाहे आपने सरवाइव करना हो, पैसा ज़रूरी है। लेकिन वो पैसा किस तरह से कमाएं, ये और शॉर्टकट्स नहीं। आप खुद सेल्फ मेड हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को बनाया है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आइए। लेकिन अगर आप किसी शॉर्टकट से आते हैं तो आप स्टैंड नहीं कर सकते थे। जो लोग ग्रेजुअली आते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक कॉलर भी है हमारे पास, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुई। आया, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। और पहले तो दोनों मेहमानों को बहुत सलाम है। देखिए पैसा पैसा करती हूँ, पैसे पीती हूँ, मरती हूँ। ये मेरी बीवी तो मैंने पूछा तो कहने लगी कि भाई पैसा होगा तो बिजली का बिल भरेंगे, पैसा होगा तो गैस का बिल ये बात भरेंगे। तो सही है। तो जाहिर बात है पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। मेरे ख्याल में अब उतना पैसा चाहिए कि वो आपका खर्चा पूरा हो ही नहीं सकता। अब लेकिन मसला है कि आपने जो बात की ना, ये डिफरेंस हमें जो फील करना चाहिए, पैसा ही सारी चीज लाइफ की नहीं होती। कुछ मोरल एथिकल वैल्यूज भी होती है, उसको भी लेके साथ चलना पड़ता है, जब भी इंसानियत बाकी रहती है, वरना नहीं रहती। लेकिन मेरा सवाल ये कि देखिए आजकल के दौर के अंदर डेफिनेटली जो है ना इकोनॉमिक सक्सेस की वजह से आपके घरों में भी नाचाकियां पैदा होती हैं। सारी बातें अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो जाहिर बात है बीवी भी लड़ेगी, बच्चे भी कहेंगे कि अब्बा पैसे नहीं दे रहे और अब्बा बेचारे क्या करेंगे। लेकिन इससे निपटने का तरीका यही हो सकता है कि आपको मल्टीपल वेज ऑफ इनकम तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक आदमी की इनकम से सर्वाइव नहीं कर सकते। घर के मुख्तलिफ लोग काम करेंगे और थोड़ा थोड़ा भी करके करें तो एक अच्छी अमाउंट हो सकती है। इसका तरीका यही है। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि जो इस वक्त पोजीशन है, हम लोग जो है ना काम करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते जितना वक्त जाया करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब कराची शहर है, यहाँ देखिए ना रमशा, पूरी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, कमा ही रहे हैं ना, दिन रात मेहनत करते कमा रहे हैं, इसका मतलब पैसा यहाँ मौजूद है। तो वो कहाँ कमी रहती है कि हम जो लोग हमारे बच्चे बैठ के बातें बनाते रहते, काम नहीं करते, शायद होटलों में बैठे हुए कुछ काम करने, कुछ इनकम के जराये ढूंढने। तो इस बारे में कुछ फरमाइए प्लीज। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आया। और आपने बेगम का जिक्र किया, भाई पैसे भी अभी तो बेगमों के नखरे उठाना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि वही वाली बात, तो पहले के जो शौहर तो बेचारे से चिकनी चुपड़ी बातें करके जो है वो बेगमात को कंट्रोल, आजकल की बेगमात नहीं कंट्रोल में आती उनको। जी वही वाली बात है, ब्रांडेड जोड़े भी चाहिए उनको, सब कुछ चाहिए। तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। तो याह्या की बात को आप कैसे सेकंड करेंगे बिस्मिल्लाह, के वाकई क्या वेज ऑफ जो आपकी अर्निंग मनी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, या जो है अल्लाह तवक्कल सिखा दिया जाए, नॉर्म्स पे स्टिक रहें? आपका क्या कंक्लूजन है टुवर्ड्स दिस? जी, मेरा यही कंक्लूजन है कि हमारी जो फोकस है वो आज तक यही होता है कि डिग्री
और डिग्री के बाद आपने नौकरी करनी है। हमें कभी भी फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसके ऊपर जो है वो तालीम ही नहीं दी जा रही होती। सबसे पहले आज क्योंकि अब हम जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि जो भी आपकी फील्ड में आप हो, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है वो स्किल सेट के ऊपर काम करें। स्किल्स जो हैं वो आपको जो है वो आजकल की दुनिया में पैसा ज़रूर ला के देंगी, क्योंकि आपको कोई भी एम्प्लॉयर हायर कर रहा है तो वो डिग्री आपको कहाँ तक फ़ायदा देती है, वो आपको इंटरव्यू तक फ़ायदा देती है। इंटरव्यू में आप करते हो, वो आपका CGPA देखते हैं और उसके बाद वो आपको कहते हैं बहन या भाई आपको काम आता है, आप हमारे लिए क्या जो है वो फ़ायदा दे सकते हो। तो जब स्किल्स की बात आती है तो आई हैव सीन सो मैनी इंडिविजुअल्स जिनकी पढ़ाई उतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनमें हुनर था और जो आज की दुनिया के लिए जो हुनर ज़रूरी है वो था। आप बेशक कुकिंग में अच्छे हो, ये एक माइंडसेट की बात है। मैं बार बार कहूँगी कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैंने पैसे कमाने हैं और ये ज़रिया हो सकता है, तो वो सॉल्यूशंस की तरफ जाएगा। आप एक ऐसी औरत को देख लें, मैंने 50 साल के भी रिसेंटली एक केस आया था, बिल्कुल मेरे लिए तो इंस्पिरेशनल केस था। 50+ उनकी उम्र थी खातून की। हमेशा उनसे ये पूछा जाता था कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि अब हम खाना घर वालों को ही दे रहे होते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं। तो किसी ने उनको आइडिया दिया कि क्यों ना आप एप्लीकेशंस हैं फूड की, तो आप उस पर अपना अकाउंट बनाएं और वो होम शेफ़ बन जाएं। लिटरली रिमशा 6 महीने के अंदर अंदर वो औरत जिसकी कोई तालीम इस तरह नहीं थी, लेकिन वो अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, बल्कि खुद को नहीं अपने घर वालों को भी जो है वो कर रही है। तो फाइनेंसेस के लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन हो, आप स्किल सेट पे काम करें। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आपको ये लिटरेसी होनी चाहिए। हम टिकटॉक पे भी तो कर ही रहे होते हैं ना, स्क्रॉलिंग हो रही होती है, टिकटॉक बना रहे होते हैं, तो वही चीज़ अगर आप अपना बिजनेस उसके ऊपर करते हैं, कोई अवेयरनेस करें, तो वहाँ से आपको इनकम भी आएगी। बिल्कुल ऐसे आप दोनों की गुफ्तगू से सीखते हुए और उसको कंक्लूड करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमें नॉर्म्स और पैसे को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। पैसा कमाने से मना नहीं है, वक्त की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, लगाएं, खर्चे भी, कम्युनिटी में भी अपनी कंट्रीब्यूट करें। लेकिन क्या है जो अली ने भी बात कही ना कि जब आप नॉर्म्स अपने बच्चे को सिखा देंगे, जब आप अपने लोगों की तरबियत उस तरीके से करेंगे, तो उसके पास चाहे ज़्यादा पैसा हो चाहे कम पैसा हो, वो पर्सनालिटी को अपनी मैनेज कर सकेगा, अपने हालात को मैनेज कर सकेगा, अपने आप को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकेगा। ये तभी आएगा जब हम अपनी तहजीब और तमद्दुन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम बीवियों की बातें करते हैं ना कि जी बहुत ज़्यादा खर्चे करती हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि जब उमूर ख़ानदारी उनके हाथ में होती है, बिजली के बिल भी भरने होते हैं, ग्रॉसरी भी करनी होती है, बच्चों के कपड़े भी बनाने होते हैं, मेहमान नवाजी भी करनी होती है, तो वो उसी चाहे कलील तनख्वाह हो चाहे ज़्यादा हो उसमें वो मैनेज कर रही होती है। हमने हर घर में ये सूरत हाल देखी है कि हर शख्स अच्छे से अच्छा करना चाह रहा होता है। तो बात वही है कि हम अपनी नॉर्म्स में रहते हुए किस तरह से पैसे को मैनेज कर सकते हैं, ये है बात। कि अगर ज़्यादा आ जाए तो बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए कि आप बिल्कुल ही पागलों की तरह उड़ाए जाएं, और अगर कम है तो तवक्कल करते हुए उसमें कैसे हमने मैनेज करना है, अपनी चादर देकर कैसे पैर फैलाना है, ये हमें नॉर्म्स और तहजीब सिखाती है। थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग इन द शो एंड बिस्मिल्लाह, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जनाब मौसम अच्छा हो तो खाने पकाने का जिक्र कैसे ना हो, शो में ऐसा हो नहीं सकता। तो जनाब आइए बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त शेफ़ मरियम मौजूद है और बड़े मज़े मज़े के खाने लेकर आई हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो बीच में रखा हुआ ये क्या है जिसमें हमें वाइट सॉस नज़र आ रहा है, ये कुछ डिफरेंट सा है और ये है क्या, ये क्या कहते हैं इसको? पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग बोहरा कम्युनिटी से हैं, तो हमारे खाने बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपके खाने ना सिर्फ डिफरेंट होते हैं यार, उसको जो प्रेजेंट करने का स्टाइल होता है ना, बल्कि किसी दिन वो शो में कराओ, ये टेबल उठाओ और मैं और मरियम यहाँ पे वो खाना खाएंगे थाल में, थाल लगाते हैं, उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और सब कुछ। वाह वाह, क्या याद आ गई, टाइम भी याद आ गई। हमारी एक जानने वाली थी, तो हमारे अब्बा उनके घर हमें लेके जाते थे, तो वो कहती थी खाने टेबल, हम कहते थे नहीं, पापा कहते थे बेटा वो थाल लगाएं, तो उसमें बच्चों को एक मज़ा लगा दो, फिर उसमें चटनियाँ, डिफरेंट चीज़ें, छोटा छोटा, वो आज तक मेरी मेमोरी में है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली उसमें खाना ज़ाया नहीं होता ना, आपको जितना चाहिए उतना आपने ले लिया और वो सारे मिलके फिर उसको फिनिश करना होता है। हाँ, वो बच्चों के लिए बड़ा टास्क होता था, यार ये खत्म भी होगा तो अगली चीज़ नहीं आएगी। यस यू आर राइट, इसको ख़त्म भी करना है, वो सुन्नत नबी भी है। बिल्कुल सुन्नत नबी भी है। अब मैं आपको बता रही थी कि हम लोग हैं बोहरा कम्युनिटी से,
तो हमारी स्पेशलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है जो बाज़ारों में आपको नहीं मिलेंगी। आप बीच वाली जो डिश की बात कर रही थी वो मालपूरे हैं। ओह अच्छा। बाज़ारों में जो मालपूरे मिलते हैं वो सूजी के और अंडे के होते हैं, हमारे बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये बाज़ार में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपको गुड़ से और आटे से बनते हैं। सिर्फ दो मालपूरा ingredient। बाजार में तो इतना बड़ा बड़ा पड़ा होता है, वो क्या वो तो देख कर ही आप नहीं खा सकते, वो इतना ऑरेंज कलर ऑयली का। और वो इतना हैवी हो जाता है कि वो आप खा नहीं सकते। और आप ये इजीली एक बंदा 3 से 4 पीस खा लेगा, इतने लाइट होते हैं। ये किस चीज़ से बनता है? सिर्फ गुड़ है और आटा है इसमें। आपको पता है गुड़ हमेशा वेट पुट ऑन नहीं करता, शुगर बहुत ज़्यादा करती है। गुड़ से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इसलिए हम इस तरह की चीज़ें और बनाते ये हैं। बीच में जो रखा है रायता है, सॉस है, मीठा है, तो किस चीज़ से नहीं, ये खाते हैं मीठा है, इसको? ये क्रीम है। क्रीम के अच्छा। साथ, ये मीठी क्रीम के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप टेस्ट कीजिएगा, ये बिल्कुल अलग ही लुक देगा और वही मज़ा देगा मालपुरे। अभी तो बारिश का मौसम है, तो पकोड़े और मालपुरा का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। तो इसको बनाने की रेसिपी भी बता दें, कैसे बनता है ये बिल्कुल मालपुरा? इजी, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स पे बनता है। आपने गुड़ का पानी बना लिया, उसके साथ आपने आटा, खुश्क आटा जो होता है ना अपन जिससे रोटी बनाते हैं, उसको उसके साथ आपने मिला के प्लेटर तैयार कर लिया। ऑयल गरम करें, उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पीसेस करके डालते जाएं चमचे से। इतना इजी है कि आपने बारिश हुई और 5 मिनट में ये तैयार हो जाता है। बच्चों के जो पैनकेक्स वगैरह बनाते हैं उस तरह का है, समझ लें उसी आप। तरह का है, लेकिन वो फिर भी हैवी होता है, healthy उसमें pancake ज़्यादा है। बिल्कुल उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं कि वो टाइम बहुत लग जाता है कि अंडे भी डाल रहे हैं, सूजी भी डाल रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता है। ये बहुत इजी है, 5 मिनट्स में तैयार। वेरी नाइस, और बहुत हेल्दी है वाकई। सही बहुत कह रही हेल्दी है, शुगर नहीं है ना, तो वो वज़न का मसला नहीं आता जिनको बहुत कॉन्शियस होते हैं। हैं। बड़ों के साथ साथ भाई बच्चों को खिला सकते हैं। मैं तो ये सोचूं रेहान को जो है वो खिलाना चाहिए मालपुरा, बिल्कुल खिलाना क्योंकि चाहिए। इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट हैं। अब आटा है, अब सूजी ऐड कर सकते हैं, गुड़ हाँ, है, सब additional हेल्दी आप चीजें। सब कर सकते हैं। आजकल तो वैसे जी नॉन शुगर बच्चों को देने के हवाले से बात हो रही है, किसी दिन हम ये भी टॉपिक करेंगे कि लेस शुगर कंटेंट बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कराएं और दें। जी, तो ये बहुत अच्छी ये चीज़ लंच है, बॉक्स में आप good दे देना recipe। तो ये अब रात तक ख़राब नहीं होते, क्योंकि जाहिर से में और वो मीट और सब तो है नहीं कि ख़राब हो जाए। तो आराम से आप लंच बॉक्स में बच्चों को दे दें, पूरा दिन खाते रहेंगे। और मीठा भी अच्छा है, बच्चों को अच्छा लगेगा मीठा। हाँ नहीं, नाइस, वेरी गुड रेसिपी। एक्चुअली ये मेरी सास की रेसिपी है। आज मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, एक मेरी है, एक मेरी सास की और एक मेरी अम्मी की है। अरे वाह, तो वो वाली किसकी है जिसमें वो लगन की सीख कहलाती है, जो कॉर्नर पे है। वो अम्मी ये की कीमे रेसिपी से है। बनती है, बिल्कुल ये अम्मी की रेसिपी है, अम्मी काय ही की बनाती सीख है। क्या है? लगन की सीख, ये सिर्फ गुजराती हम लोग अरे बनाते वाह। हैं बोरी, आपको ये भी बाजार में नहीं मिलेगा। मैं तो देखा सुना भी इसको नहीं कभी। होगा, हाँ I'm नहीं, फर्स्ट sure। टाइम सुन रही हूँ मैं। अच्छा, ये क्या है, किस तरह से बनता है, क्या चीज़ है? ये कीमे का है। जिस तरह से पाई बनती है, पाई आपको पता है पाई हाँ, किस तरह हाँ, बनती है, ये सेम वैसे ही है, लेकिन पाई में तो इतनी वेजिटेबल्स और सब इतना डाल देते हैं तो वही हैवी हो जाता है। हम लोग बहुत कम इंग्रेडिएंट्स पे अच्छी आइटम्स बना लेते हैं, कम मसाले, कम तेल के साथ। तो ये किस तरह से बनता है? ये मैं चख सकती हूँ? ये मुझे ये चखना बिल्कुल है। आप चख सकते हैं, मैं आपको दूँ? हाँ, अगर आप मुझे पास ऑन कर सकती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप चखें, थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर स्प्रेड करें तो ये बड़े मज़े Good। का तो ये लगता किस है। तरह से बना है? ये कीमे के साथ बना है। कीमा है चिकन का नीचे, और उसके ऊपर फिर आपने सबकी गार्निशिंग की हुई है। फ्रेंच फ्राइज है, साथ में टोमेटोज है, अनियंस है, ये सब का बनाकर अच्छा, आपने ये इस तरह से है steam पूरा। पे ये रख दिया। देखें, यहाँ पे इसके लेयर्स हैं, इसमें जी। आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, अब नज़र आएंगे। अच्छा, तो क्या किस तरह से बनाएंगे इसको बताएं। आपने पहले कीमा, कच्चा कीमा रखा। हाँ, कच्चे के ऊपर आपने सारी टॉपिंग्स कर दें, टोमेटोज़ की है, अनियंस है, फिर ये मैंने तो साथ में है ना फ्राइज़ वगैरह सब डाला, ताकि वही बच्चों को अच्छा है कि आलू और सब जाए ना, वैसे बच्चे वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं। वाह भाई वाह, बहुत मज़े का है। ये अम्मी के हाथ का है। ये मुझे सीखना है। ये अम्मी के हाथ का है, मैं आपको रेसिपी इसकी ज़रूर शेयर कर दूंगी। सिखाएं, शेयर नहीं करूँगी। अब आम कहेगी खुद सीख लिया, मैंने सिखाया। बताएं तो मैं कैसे बता बनता रही है। हूँ ना, ये आपने पैन के अंदर पहले कीमा, कच्चा कीमा आप रख लें, ठीक उसके है। ऊपर आप सब चीज़ें इसके ऊपर बिछा दें, जैसे टोमेटोज़ हैं, अनियंस है, फ्राइज़ का बना ले, ये फ्रेंच फ्राइज़ कर लीजिए, और एग, कच्चे एग फेंट कर इसके ऊपर डाल दें। फिर आपने इसको स्टीम देने के लिए ऑयल के साथ पैन को रख दें चूल्हे पर हल्की आंच के ऊपर, और इसको कवर कर दें। ये मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट्स में ये पकता रहेगा खुद ही। अंडा भी खुद ही फेंट के आपने डाला होगा ना, तो वो खुद ही लेयर बन के पक्का हो जाएगा और इस तरह का शेप आएगा। और मसालों में आपने क्या क्या ऐड किया? मसाले में घर के मसाले, जो हरा मसाला हम बनाते हैं ना, ये घर में ही हरा मसाला भी बनाते हैं, जिसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च होती है सिर्फ। बस वो डाला है आपने? That's all। कोई रेड पेपर, कोई ब्लैक कुछ पेपर? भी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे ही बच्चों को इतनी एसिडिटी आजकल रहने लग गई है गर्मी की वजह से। तो तुम्हें फ्लेवर किस चीज़ का आ रहा है? बिल्कुल हरी मिर्च और सब कुछ है, घर का मसाला है।
मज़े का है। टोमेटोज है और इसके ऊपर वो डले हैं, फ्राइज वगैरह डले हैं। ये तो tasty इतनी होने के लिए। आसान है, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इसको आपने तो खैर गार्निश करके क्यूट से जो है ना सर्व भी किया है, वाकई अगर आप इसको एज ए स्नैक आइटम अपनी हाई टी में या इस तरह से भी ऐड कर लें चाय के साथ तो इतना आसान बिल्कुल आपने यूनिक बनाया और है। डिफरेंट है और इतना ये अच्छा मैं लगता try है, अच्छे करूंगी। खासे क्वांटिटी में फ़ौरन बन जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो चिकन तो है नहीं कि आपको हाँ। करते रहो। आपने एक ही पैन के अंदर सब कुछ लेयर्स बना दी, चूल्हे पर रख दें 15 मिनट्स के लिए, वो और पक के बिल्कुल तैयार हल्की हो आंच पे जाए। रख दें, दूसरा काम बिल्कुल, भी आप दूसरे काम करते निपटा रहें। लें। यार ये बहुत मज़े का है, मैं ट्राई करूँगी, तस्वीर लगाऊंगी, देखिएगा कि अच्छा बना कि बुरा लगा। बुरा बना, अच्छा जी। अच्छा ही बनता है। नहीं हाँ अच्छा बना है, बहुत मज़े का है। इसका नाम क्या था? लगन की सीख भाई मुझे वॉइस नोट करके भेजें, भूल गई तो फिर मसला होगा। भूल जाओगे क्योंकि रेसिपी मिलेगी नहीं आपको नेट पर। हाँ नहीं मैं ये try हमारी है। करूंगी। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी तो कॉमन है वैसे, निहारी निहारी लग रही, है। जब आप लाई थी बिल्कुल, खुशबू आ रही थी। खुशबू आ रही थी। निहारी है, लेकिन ये निहारी में आप देख लीजिए कि इसमें वो बहुत सारा ऑयल हमने ऐड नहीं किया। हम स्टैंडर्ड खाने पर बिलीव करते हैं कि जो हर कोई खा सके, चाहे वो हेल्दी भी बड़ी एज का हो, बच्चे हो, हर कोई इजीली आपका खाना खा सके। स्टैंडर्ड खाने पे फोकस करते हैं। स्टैंडर्ड खाने का मतलब ये है कि आपको उसमें ना ज़्यादा मसाले हो, ना ज़्यादा उसमें ऑयल हो, तो आराम से आपके बच्चे के साथ आप सब खा सकते हैं। हाँ। किसी के लिए हैवी ना, और आपको पता है भी गर्मी गोरी कितनी कम्युनिटी है। में वैसे भी मिर्च मसाला बहुत कम खाते कम हैं, लेते हैं, आपने देखा होगा, मैंने उसमें भी ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं लेकिन करते। very बिल्कुल, flavorful। हाँ, बहुत फ्लेवरफुल है, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ। और वो जो ब्रांडेड मसाले सब यूज़ करते हैं, डब्बे के डब्बे डाल रहे होते हैं, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो हाँ। डाले जा रहे होते हैं, हम वो नहीं यूज़ करते सब। बिल्कुल ऐसे ही वो। और ड्रिंक भी आपको ही लाई है, उसके जी बारे में मैं बता ड्रिंक दें। लाई हूँ, स्पेशली मैं इसलिए लाई हूँ कि अभी जिस तरह की गर्मी है, तो ये हमारे बोरियों में ये बहुत होता है कि जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं या हमारी जितनी भी तकरीब होती है जमात की, उसमें हमारे ये हमेशा शहद पानी होता है। आपको पता होगा शहद तो वैसे भी शिफा है हुजूर पाक की शहद के ऊपर, तो हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे पेट की गर्मी ना हो। हाँ। और बहुत आप कुछ भी खा लें, आप लाइट ही फील करेंगे ये पीने के बाद। तो ये ये- बिल्कुल सिंपल है, शहद और पानी, सिंपल, नथिंग। किसी भी टाइम पी रहे होते हैं, वरना किसी भी शहद टाइम पानी तो पिए। कहते हैं ना सुबह निहार मुँह पी लें तो। नहीं नहीं, शहद पे तो वैसे भी हुजूर पाक ने शिफा बोली हुई है, तो आप तो किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। हम पार्टीज इसको में भी पानी- रखते हैं आप लोग ये? पार्टीज में रखते हैं, हम तो रखते हैं। जैसे हम जमात में हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं ना, तो उसमें फिर आपको ये सर्विंग में रखा ही जाता है। हम लोग वो सोडा वाली ड्रिंक्स नहीं पीते, बताएं, ये कल्चर है ना जो बनाया बिल्कुल। हुआ है, तो वो बच्चों को क्योंकि भी आदत ये होगी। हेल्दी है। वो तो जाहिर सी बात है, कितने नुकसान, कितने साइड इफेक्ट्स हैं सोडा की ड्रिंक्स जितनी भी बच्चे होती पी है लेते ना। हैं आप लोगों के ये बिल्कुल पानी? पी लेते हैं, आप टेस्ट कीजिएगा। अरे वाह, ठंडा ठंडा तो इतना अच्छा लगता है कि आप 2-3 ग्लास तो इजीली पी ले, इतना अच्छा लगता है। पानी की बजाय भी ये पिए, वेरी नाइस। ना पेट की गर्मी हो, ना हाइड्रेशन भी अच्छी करेगा आपको, बिल्कुल। जो है ना स्किन भी अच्छी स्किन करेगा। अच्छी शहद रहती पानी है, तो शहद वजन से कम करता है। वजन कम करता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। बात देखें वो है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। आप अपने, हम कहते हैं हमारे बच्चों को, लो मैं अपने बच्चों को बुलाऊंगी नहीं पिएगा, तो वही वाली बात है कि हमने इसको इंट्रोड्यूस कैसे किया है कि कैसे नहीं करवाया किया है। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिस होती है। तो आप जिस कम्युनिटी में जिस तरह से अपने घर में माहौल बनाते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। प्रेजेंटेशन इसके साथ अच्छी रखें ताकि वो बच्चे अट्रैक्ट हो Attract चीज़ों करें। से। अभी तो Glasses इतने से- प्यारे प्यारे ग्लास आ गए, बिल्कुल। जार्स आ गए, बच्चों बहुत के भी खूबसूरत बड़ों है। के भी। इनफैक्ट अब बच्चों को क्या अट्रैक्ट करेंगे, बड़ों को इतना अट्रैक्ट कर रहे बड़ों को होते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें शौकीन से हम खाते हैं। जैसे भी ये चीज़ें हैं, आपको देख कर ये टेस्ट अंदर हो, लेकिन आप पहले कहेंगे नहीं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है तो ये खा लें, ये टेस्ट कर लें। तो इसी तरह बच्चे भी जैसे करते हैं। इसको भी आप सादी सी प्लेट में डाल के ले आते तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। उसको Attractive नहीं सलाद लगता। पत्ता और कलर ऐड हो गया तो वो बहुत क्यूट लग रहा है, वो बहुत बिल्कुल। अच्छा और वाकई टेस्टी भी है। तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे बताया मरियम ने भी, अपने घरों में बना सकते हैं एज स्नैक आइटम। और अभी वैसे भी जो मौसम है इसमें चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पकोड़े चाहिए, कुछ चाहिए, फ्राइज बिल्कुल। चाहिए, तो ये भी आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग इन द शो। welcome. आपने इतनी Thanks अच्छी to you. रेसिपीज हमसे शेयर की। हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।